आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पेपर कोड E4 नीट 2020। क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर डिस्कशन आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन है द ब्रेविस्टर्स एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी। ऑप्शंस हैं आई बी इज इक्वल टू 90, आई बी इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 30, आई बी इज ग्रेटर देन 30 लेस देन 45, आई बी इज ग्रेटर देन 45 लेस देन 90। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ब्रेविस्टर्स लॉ ये है क्या। ये पोलराइजेशन का एक केस है, उसको इंट्रोड्यूस करता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। देखिए ब्रेविस्टर्स लॉ क्या है, आ रहा है स्क्रीन पे। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड ब्रेविस्टर्स लॉ पढ़ते हैं इसे। रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स पोलराइज्ड इफ इंसिडेंट ordinary light falls on a certain angle called angle of polarization or Brevister's angle IB on a refracting surface, refractive index mu। ये लैंग्वेज है या डेफिनीशन है या ब्रेविस्टर्स लॉ है, इसे समझते हैं। देखिए समझें ऐसे। देखिए ब्रेविस्टर्स लॉ में एक जो मैथमेटिक्स आती है उसके मुताबिक ये जो ब्रेविस्टर्स एंगल है इसका अगर आप टेंजेंट लोगे तो वो जिस मटेरियल पे ये पोलराइजेशन आकर हो रहा था, ये रिफ्रैक्शन का केस आकर हो रहा था, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। अच्छा ये लॉ है, लेकिन ये जो लैंग्वेज है इसे समझने की और कोशिश करते हैं। वो ये है, ब्रेविस्टर ने कुछ इस तरीके की बात की। वो ये था कि अगर कोई मीडियम लें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो और उस पर एक रे गिराई जाए तो आप जानते हैं कि इसमें फिनोमिना दोनों प्रकार का साथ चलता है, रिफ्रैक्शन का भी, ये रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन, ये फिनोमिना चलता है, दोनों होता है। कुछ हिस्सा ये जो इंसिडेंट रे होती है इसका कुछ हिस्सा जो है रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि ये रे जो गिर रही है वो अनपोलराइज लाइट की हो, अनपोलराइज्ड हो। अनपोलराइज ये आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे देखें वाइब्रेशंस जो हैं वो हर डायरेक्शन के हैं। देख रहे हो यहाँ पे ये वाइब्रेशंस जो चल रहे हैं ये वेव में, वो हर डायरेक्शन के हैं, तो अनपोलराइज लाइट है। ब्रेविस्टर ने ये कहा कि अनपोलराइज लाइट को इस मटेरियल पे एक सर्टेन एंगल आई बी पे अगर गिराया जाए तो एक स्पेशल टाइप की हैपनिंग होगी। उसमें होगा क्या कि इसमें जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो तो अनपोलराइज्ड होगी, स्लाइटली पोलराइज लाइट कह सकते हैं या अनपोलराइज लाइट भी। स्लाइटली पोलराइज से मतलब है कि ना तो पूरा ये पोलराइज्ड है ना ही अनपोलराइज्ड है, कुछ इस तरीके की लाइट यहाँ पे आएगी। तो इसीलिए इसमें वाइब्रेशंस भी दिखाए गए हैं। तो उसमें कंसंट्रेशन असल में हर तरीके के वाइब्रेशंस का कम होने लगता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का ज़्यादा होने लगता है, तो वो स्लाइटली पोलराइज लाइट कहलाती है। और ख़ास बात यहाँ नहीं, ख़ास बात यहाँ पे देखने वाला है कि यहाँ जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो पूरी तरीके से पोलराइज हो गई। ये देखिए एक ही डायरेक्शन की ये वाइब्रेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अच्छा ये जो वाइब्रेशन जो दिख रहा है यहाँ पे एक ही डायरेक्शन का, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो बोर्ड आप देख रहे हो, मतलब जो स्क्रीन देख रहे हो उसके परपेंडिकुलर है, या ये कह सकते हैं कि इसका जो वाइब्रेशन होता है ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, क्योंकि इसमें इंसिडेंट रे होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसी प्लेन में, है ना। देखा जाए तो इस समय जो स्क्रीन है वही प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है। जैसे मान लें ये प्लेन है तो इसके ये परपेंडिकुलर ऐसे वाइब्रेशन, ये कह सकते हैं ऐसे, ये वाइब्रेशन ये इस तरीके का, इस तरीके से वाइब्रेशन। अगर ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये हो गया तो ये वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन जो है इस समय ये परपेंडिकुलर है और ये पूरी तरीके से पोलराइज लाइट है, ये प्लेन पोलराइज लाइट होती है। तो ब्रेविस्टर के मुताबिक जो है उसमें कुछ खास बातें जो आती हैं उसे हम हाईलाइट करते हैं। वो ये है कि लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ सरफेस एट दिस एंगल इज एंटायरली पोलराइज। ये एंगल की बात, ये आईबी की बात हो रही है। इज एंटायरली पोलराइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो होती है।
एक बात तो ये हो गई। और एक खास बात और इसमें वो ये होता है कि ये देख रहे हैं, ये जो एंगल है ये 90, ये इस बात को बता रहा है कि इस केस में रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती है। ये याद रखिएगा, इसी पर्टिकुलर केस में जब रे को आई बी एंगल पे गिराया जाएगा तभी पोलराइजेशन होगा, तभी। हर केस में पोलराइजेशन नहीं होता है। तो ऐसे केस में जिसमें पोलराइजेशन हो गया, ये कहें कि इसे आई बी एंगल पे गिराया गया, ऐसे केस में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। ठीक, तो ये भी यहाँ पे ये पॉइंट हाईलाइट होके आ रहा है। एट दिस एंगल आई बी द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट आर फाउंड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। और मैथमेटिकली ब्रेवस्टर्स लॉ क्या हो गया? ब्रेवस्टर ने ये कहा मैथमेटिकली प्रूफ करके कि टेंजेंट ऑफ आई बी, ये जो आई बी एंगल है इसका टेंजेंट अगर आप फाइंड करोगे तो ये म्यू के बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। अब आते हैं, ये तो ब्रेवस्टर्स लॉ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड करने में। उसमें इस आई बी का रेंज पूछा गया है। बेसिकली आई बी क्या हो सकता है, क्या रेंज हो सकती है उसकी, तो उसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगले स्लाइड में आप देखिए ये फाइंड करते हैं, ये मैथमेटिक्स करते हैं। सिंस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा क्वांटिटी रखता है। अच्छा, चूंकि टेंजेंट आई बी वो म्यू यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो ये ग्रेटर देन 1 होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है 10 आई बी ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा, यहाँ से आगे मैथमेटिक्स बढ़ाएं अगर, तो अब ये स्पष्ट हो गया कि अगर आई बी को इधर रोक लें तो टेंजेंट इधर जाएगा, तो ये 10 इनवर्स हो गया। तो हो गया यहाँ पे कि आई बी शुड बी, मैथमेटिकली आई बी शुड बी ग्रेटर देन 10, इधर आएगा 10 इनवर्स 1। तो यहाँ से ये भी बात आगे बढ़ेगी कि वो ये है कि चूंकि 10 इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री होती है, जैसे 10 इनवर्स 1 की वैल्यू 45 होती है। क्यों? क्योंकि 10 45 1 के बराबर होता है। भाई 10 45 डिग्री 1 के बराबर हो गया, तो 45 वो 10 इनवर्स 1 के बराबर। तो 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45। तो आई बी इज ग्रेटर देन 45। यहाँ से बात स्पष्ट हो गई। ठीक है। अब आई बी अगर 45 से ज़्यादा हो गया तो रेंज आनी शुरू हो गई। इसका मतलब है कि ब्रेवस्टर एंगल जो होना चाहिए 45 डिग्री से ज़्यादा। लेकिन कहाँ तक जाना चाहिए? अब एक बात और आती है, वो ये है कि कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, उसकी जो रेंज होती है वो 0 से 90 तक ही होगी। अगर किसी सरफेस पे रे गिर रही है तो जो एंगल का रेंज होता है वो 0 से 90, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऐसे कि जैसे मान लें ये सरफेस है, इस पे ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो अगर एक रे नॉर्मली गिरे, परपेंडिकुलर गिरे इस सरफेस के या नॉर्मल के अलॉन्ग, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या डिफाइन करते हैं? 0 डिग्री। और आप देखो ये 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रेंज क्या हो सकती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की? अगर रे को घुमाना शुरू करें तो रे का रेंज तो यही ना होगा घूमने का। आप देखो ये मैक्सिमम है 90 डिग्री, मिनिमम होगा 0 जब ये नॉर्मल गिर रही होगी, और मैक्सिमम होगा तब जब रे ग्रेस कर रही होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज 0 से 90 तक ही हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 90। तो फिर आई बी की बात करें तो आई बी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अच्छा, चूंकि ये ब्रेवस्टर एंगल है और अभी प्रूफ हो गया यहाँ से कि ये 45 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, लेकिन 90 से ये ऊपर जा नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि इसकी रेंज जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 45 से ज़्यादा लेकिन 90 से कम। तो इसी रेंज में ये एंगल एग्जिस्ट करेगा। तो आंसर क्या हुआ? देखिए आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन पे आते हैं तो देखें ये 4th ऑप्शन जो है ये दिख रहा है, आई बी शुड बी ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 90। ये है सॉल्यूशन इसका। ओके।